व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो यार नया सप्ताह आ गया फिर से, तो नए दिन की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि सप्ताह के एंड तक आप लोग के अंदर से गर्मी निकलती रहे। और वैसे भी अप्रैल का महीना चल रहा है तो गर्मी निकलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पसीने पसीने पूरे दिन हुए रहते हैं। तो क्यों नहीं सुबह को जल्दी उठ के अपना लेक्चर देख लें, सुबह को जल्दी उठ के अपने दिन की स्टार्ट कर लें। देखिए सुबह का मौसम बड़ा सुहावना रहता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी रहती है इसके अंदर। अगर मॉर्निंग में जल्दी आप लोग उठते हैं, आप लोगों के ब्रेन की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छी खासी आप लोगों की पूर्ति होती रहेगी। तो शाम को थोड़ा जल्दी सो के सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए, खासकर इस टाइम में। तो खासकर जो आप लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है, आप लोगों के दिमाग के लिए भी अच्छा है, और वैसे भी आप लोग एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में, अगर जल्दी आप लोग उठना स्टार्ट कर देंगे तो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, आप लोगों ने सुनी होगी, पर मतलब समझिएगा थोड़ा गहराई में जाकर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। देखिए हर एक इंसान ना आज के डेट में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, और वो चीज वो अचीव करना चाहते हैं जो कई बार उसके उन्हें कहते हैं औकात से बाहर होती है। तो अपनी औकात बढ़ाने के लिए, यार मेरी फैमिली में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरी फैमिली में कोई इस तरीके से सीजीएल इंस्पेक्टर नहीं है, मुझे वो बनना है। यार स्टेट पीसीएस नहीं है मेरी फैमिली, मुझे वो बनना है। पर लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो वही बात होगी कि धूप में चलना है आप लोगों को नंगे पैर। पर लेकिन इंसान क्या बोलता है, यार पैर जलने लगे। पैर तो जलेंगे यार, पैर जलकर ही काम होना है वहां पर। अगर इतना आसान होता तो आपसे पहले लाइन लगी होती है वहां पर, इसीलिए तो कोई नहीं खड़ा क्योंकि पैर जल रहे हैं वहां पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी मुकाम आप लोग हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो आसानी से मिल जाता तो हर एक घर में वो पोस्ट होती जिसके लिए आप लोग इच्छा रख रहे हैं। और नॉर्मली अगर हर एक घर में वो पोस्ट हो जाएगी तो फिर आप लोग उसके लिए इच्छा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो कॉमन चीज हो गई है। कॉमन चीज किसी को पसंद ही नहीं है, सबको डिफरेंट चीजें चाहिए। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, डिफरेंट चीज सबको चाहिए, पर लेकिन डिफरेंट चीज के लिए अपने आप में उतनी मेहनत करने के लिए इंसान कोई तैयार नहीं है। तो यार पहले उसका क्राइटेरिया समझो, जिस चीज को आप लोग लेना चाहते हैं ये समझो, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप लोग उसके लिए तैयारी करनी है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, अपनी औकात देखो उसके पेपर के हिसाब से, कितनी औकात कम है, अभी औकात बढ़ानी है। कोई भी चीज औकात के बाहर नहीं होती, बस आप लोग अपनी औकात बढ़ानी पड़ती है। प्रेजेंट टाइम की जो औकात है उसके हिसाब से काम करोगे तो नहीं मिलेंगी चीजें। अगर मिल नहीं होती तो अब तक मिल जाती। इसका मतलब है कि कहीं गलत डायरेक्शन में चल रहे हो तो थोड़ी सी औकात बढ़ाओ, वो चीज आप लोग के हाथ में जरूर आएगी एक दिन, अगर औकात से बाहर जाकर काम करोगे तो। और औकात बढ़ती कैसे है, वो बढ़ती है प्रैक्टिस से। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपना रिवीजन करो जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हो। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग अपनी जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। यार एक वीडियो डाली थी मैंने संडे में, जिसमें नवंबर मंथ का करंट अफेयर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। 2 घंटे की लगभग वीडियो है, बनाने में लगभग उसको 8 घंटे के करीब लगे टोटल पीपीटी और पूरा रिकॉर्ड करने में। तो टोटल मिला के फिर रिकॉर्ड करने में 2 घंटे, तो लगभग 10-12 घंटे लगे उसमें। और टोटल मिला के वो 8-10 हजार लोगों के द्वारा देखी गई। मतलब इतनी मेहनत करवा रहे हो, इससे अच्छा तो मैं मॉर्निंग में फिर से अपना द हिंदू की वीडियो लाने स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो कम से कम ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। यार समझ रहे हो कि कितना टाइम लगा उसमें, मतलब नॉर्मल जो वीडियो बनाता हूं उसका डबल टाइम मुझे उसमें लग रहा है। और फिर उसके बाद में आधे लोग देख रहे हैं, तो आज जब उसको देख ही नहीं रहे हैं आप लोगों को लग रहा है और बोल रहे हो कि सर रिवीजन करा दो। रिवीजन इस तरीके से करोगे आप लोग हैं, ये तो सही तरीका नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी यार इस तरीके से। तो थोड़ा देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो मैंने बोला था पहले भी कि अगर इससे कम इसमें व्यूज जाएंगे तो मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा उसमें, अगर आगे वाली जो वीडियो आएगी अक्टूबर की, अगर आगे वाली आएगी, तो अगर मुझे लगता है कि उसमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो फिर मैं उसको बंद करके कुछ और देखता हूँ। यार 10 घंटे समझ रहे हो, दिन का एक आधा दिन बर्बाद कर दिया मैंने उसके पीछे पूरा अपना। तो उसके बाद में ऐसा रेस्पॉन्स है। यार कंटेंट में अगर क्वालिटी में कोई आप लोगों को लगे अच्छा नहीं है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मेरी गलती है, ठीक है। तो वो तो देखो यार, इतनी मेहनत करवाने के बाद में रेस्पॉन्स ऐसा है, तो वही बात होगी कि मतलब वही है कि पूरी मेहनत करके अपना चीजों को करने चले, पर लेकिन बाद में क्या मिला, बाद में मिला बाबा जी का ठुल्लू। तो इस तरीके से उसको देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो चीज जो है आप लोगों के लिए नहीं है और आप लोगों के लिए नहीं चाहिए, तो फिर मुझे बताओ कुछ और चीज लाते हैं उसकी जगह। तो पर लेकिन उसको फिर अगर बनवाया है इतना मेहनत करके, जब मैं पहले हफ्ते में मैं उसकी वीडियो लेकर आ गया मार्च की, सब चिल्ला रहे थे कई सारे कि सर नहीं नवंबर की लेकर आओ, नवंबर की लेकर आओ। और नवंबर की लेकर आए तो आप लोगों का रेस्पॉन्स देखा, मार्च की इससे अच्छी चल गई उस टाइम पर, ये देख लो आप लोग। तो ये क्या मतलब नहीं चाह रहे हो, या रिवीजन हो चुका है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने, रिवीजन आप लोग कर चुके हो कंप्लीटली, तो फिर बता दो उसके, फिर कुछ और देख लेते हैं। यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है, लास्ट तक आते थे गला भी बैठने लगता है 2 घंटे की वीडियो में, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बोलते बोलते। तो थोड़ा सा उस चीज को देखिए कम से कम। या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या क्या बोलूं, बस छोड़ो यार, मतलब मजा नहीं आया वो उस तरीके से, जितना मेहनत लगा। मैंने इतना खुश होकर वीडियो बनाई, उसके बाद में मैं बोलूँ यार हद हो गई। मैंने कहा वो भी संडे के दिन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इससे मैंने कहा जितने व्यूज नॉर्मली, जितने लोग 2 घंटे में देख लेते हैं द हिंदू की वीडियो को, उतने लोगों में से वो पूरे दिन में ही उतने लोगों के द्वारा देखी गई। और जबकि उसमें द हिंदू से लगभग 2-2.5 गुना मतलब लगभग टाइम लगा उसमें।
चलिए जो भी है, तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। जोश अच्छा रखिए, अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए यार, ढीला मत पड़िए। देखिए ये टाइम ऐसा है, बहुत क्रूशियल टाइम है, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाकर रखिए। रिवाइज कीजिए पूरा महीना। अगर आप लोगों को 2 घंटे मिल रहा है तो उसमें मतलब किस तरीके से उसको काउंट कर रहे हैं। अगर रिवीजन अपने आप कर ले रहे हो तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, फिर ये बता दो यार, कुछ तो बताओ। ये क्या हो गया, सेट। देखो क्या करवा दिया आप लोगों ने। आइए क्विज तैयार हो गया, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और फिर वीडियो के अंदर आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा। क्या क्या बात की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। चीटिंग मत करना, ठीक है ना। चीटिंग नहीं करना है यार, ठीक है। इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, इसका नाम रखा गया आनंदम। ये बेसिकली एक तरीका सेंटर है जो कि हैप्पी किस तरीके से रहते हैं बच्चे, उनकी हेल्प करेगा। तो ये IIM जम्मू के अंदर यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं जो स्ट्रेस फ्री, आज जो स्ट्रेस वाली लाइफ चल रही है आज के डेट में, जरा सी देर में टेंशन हो जाती है, जरा जिंदगी में कुछ हुआ नहीं तो टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन से किस तरीके से आप लोग निकलोगे, इसके बारे में आप लोग को फोकस देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री, इनका नाम आप लोग को बताना है, जिनके बारे में बात की जा रही है। कि यहाँ पर अभी एक पैनल रहा डिस्कशन का कि किस तरीके से हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री में नहीं बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में काम किया जाएगा, तो हमारी कंट्री भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट, ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट है, यहाँ पर हमारी कंट्री के कौन से मिनिस्टर के द्वारा पार्टिसिपेट किया। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा किसके द्वारा ये होस्ट की गई है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए यूएसए के जो डिपार्टमेंट है ना कई सारे, वो क्या करते हैं, उनको कोई काम नहीं होता तो वो किसी न किसी एक कंट्री को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, ताकि उस कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, उस कंट्री की इंसल्ट की जा सके, उस कंट्री को अपने हिसाब से चलाया जा सके, उस कंट्री से अपना फायदा निकाला जा सके। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं इनके, तो कोई ना कोई कंट्री पकड़ लेते हैं हर बार। अब की बार इन्होंने इंडिया को पकड़ लिया, तो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई। इस रिपोर्ट का नाम आप लोग को बताने क्या है, ये बात करेंगे ह्यूमन राइट इशू इंडिया में, यानी कि इंसानियत के जो खिलाफ कई सारी उल्टी सीधी हरकतें हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है ग्लोबल, अगर बात करें यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बड़ी ही प्यारी रिपोर्ट है यहाँ पर, ये इसके बारे में सोच भी रहा था कि आर्टिकल आना चाहिए। तो ये रिपोर्ट में हमारी रैंक कितनी रही ये बताना है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है दूसरा ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, सबको पता है किसको दिया गया, रजनीकांत साहब को दिया गया। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये अवार्ड, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। और दूसरा ये अवार्ड जो है सबसे पहले किस पर्सनैलिटी को दिया गया था, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल, यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज नेशनल या फिर स्टेट की पार्टी है, यानी कि जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पर एक्ट के तहत कि हाँ ये नेशनल और स्टेट पार्टी है, तो उन पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैक्सिमम कितने स्टार कैंपेनर दिए जाते हैं। स्टार कैंपेनर मतलब वो लोग जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन के टाइम पर प्रचार करते हैं। हो सकता है वो इलेक्शन न लड़ रहे हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रचार करने के लिए, अब ये तो है नहीं वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अपने किसी कैंडिडेट के लिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने गए तो स्टार कैंपेनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये स्टार कैंपेनर होता कौन है, किस किस को स्टार कैंपेनर बना सकते हैं, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया, क्या क्या खर्चा किया जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा, ताकि कभी भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। अगर जब भी आप लोग स्टार कैंपेनर का नाम सुने तो आप लोग एकदम समझ जाएं। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट या फिर नेशनल की कितने स्टार कैंपेनर मिलते हैं, और यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जिनको अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो उनको कितने स्टार कैंपेनर मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। आगे यहां पर बात की जा रही है, यहां पर रिसेंटली हमारी कंट्री को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला गया। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो खुद में अपने आप में एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा रूल की जा रही है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी नॉर्मली। तो यहां पर ये स्वीडन बेस्ड एक यहां पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, यहां पर वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। यहां पर ये आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या था, जिसमें हमारी कंट्री को इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी से ये इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बता दी, यानी कि इलेक्टेड तो है पर लेकिन ऑटोक्रेटिक कंट्री है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही प्यारा डिस्कशन यार रहने वाला है, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी न्यूज से तो आप लोग इवन आंसर राइटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे इसको। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यह है सर्वे और रिपोर्ट के बारे में। क्या है ये सर्वे और रिपोर्ट, जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि GGG, ट्रिपल जी अगर आप लोगों को याद रखना है तो भी आप लोग इसको याद रखते हैं। तो ट्रिपल जी जो है यहां पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में ये, तो अगर आप लोग देखिए इस तरीके की जो चीजें हैं ना, आप लोगों को खासकर जो सोसाइटी में वुमेन के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, बच्चों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो खासकर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है।
तो हमारी जो रैंक है जो पहले थी उससे 28 प्लेस जो है वो नीचे चले गए, यानी कि घटिया हालत हो गई है पहले के कंपेयर में, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। किसके द्वारा बताई गई ये बात? ये बताई गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया। तुम्हारा रिजल्ट ये है कि लास्ट टाइम जो रैंक थी उससे और 28 रैंक नीचे गिर गए हो आप, ठीक है। तो 2021 के लिए जो रैंक हमारी रही वो भी महिलाओं के मामले में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि कई सारे इनिशिएटिव यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ताकि जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सके। जेंडर मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बच्चा होता है तो ये सोचते रहते हैं लड़का हो लड़का हो, ठीक है, चलो लड़की होगी, फिर भेदभाव करता है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाए, ठीक है, सोसाइटी में एक तरीके से क्या करेगी, रोटी तो बनाएगी। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इवन अगर आप लोग यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, अगर यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आप लोग बात करेंगे तो साफ साफ इन्होंने एक पूरा गोल इसके लिए दे दिया गया है जिसको बोला है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए यार, यानी कि आप लोगों को कोई भेदभाव नहीं करना है लड़का और लड़की में, ये साफ साफ बताया गया है। हमारी कंट्री में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन ये स्टॉप द सेंटर स्कीम चलाएगी, उज्ज्वला स्कीम चलाएगी, तो ये अलग अलग स्कीम चलाएगी। कहीं पे यहां पर सिलेंडर दी जा रहे हैं, कहीं पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट इतना नहीं दिख रहा है जितना इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारा संविधान भी यहां पर बोलता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, प्रीएम्बल में बात की जाती है, फंडामेंटल राइट में बात की जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बात की जाती है कि कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए लड़का और लड़की को लेकर। पर लेकिन फिर भी अगर देखिए हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर 1950 में, और आज तक की भी हम लोग यहाँ पर 75 साल सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट ईयर हम लोग आजादी के, फिर भी हम लोग ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे हमारी रैंक कहां पर है यहाँ पर। तो सोचने वाली बात है थोड़ी सी। जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार जो पब्लिश की गई 2006 में पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कितनी कंट्री है टोटल? 156 है। तो भाई साहब हमारी रैंक कितनी है इसमें? 140। तो पूछ लेंगे कि हमारी रैंक कितनी है यहाँ पर अब की बार, तो 140 है हमारी रैंक। तो जो 140 रैंक आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली 4 डायमेंशन देखी जाती है कि यहाँ पर एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कैसी मिल रही है। जैसे महिला कोई काम अगर कर रही है तो कितनी इकोनॉमी में उसको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, काम करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन कितनी वो ले पाई है। पता चला कि एजुकेशन स्टार्टिंग में घर पे बैठा दिया, चलो भाई पढ़ लेगा, तुम क्या करोगे पढ़ के, ठीक है। हेल्थ और सर्वाइवल के बारे में बात करें, आप लोगों ने नॉर्मली घरों में भी देखा होगा, नॉर्मली अगर कोई मेल पार्ट है घर में तो जरा सी देर में कोई फीवर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तुरंत डॉक्टर गया, अरे क्या हो गया बच्चे को, अरे बेटे को क्या हो गया, बेटी का कोई नहीं चल रहा है यार, देख लो पड़ोस में से डॉक्टर, उससे दवाई ले आओ, झोला छाप कोई डॉक्टर बैठा होगा, ये कर लो वो कर लो। और खासकर कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, मम्मियां जो होती है घर में वो कई बार ऐसी हरकतें करती हैं, मतलब बीमार घूमती रहेंगी, सर में दर्द हो रखा है, कोई नहीं हो जाएगा ठीक अपने आप, ठीक है, वो क्या कहते हैं थोड़ा सा अदरक वदरक डाल के चाय वाय पी लो, 2 दिन पर और बीमार हो गए थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और देख लें। जब पूरी क्रिटिकल कंडीशन नहीं बन जाती है तब तक डॉक्टर के नहीं जाना है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कई बार। तो कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। इनमें हमारी जो रैंक है वो खतरनाक लेवल की पहुंच रही है। यहां पर स्कोर कैसे काउंट किया जाता है? अगर यहां पर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है 1 तो इसका मतलब है इक्वलिटी है, ठीक है, और अगर 0 है तो इनइक्वलिटी है, ठीक है। यानी कि अगर इक्वलिटी है यानी कि 1 पे इक्वलिटी है, जिसकी 1 रैंक है वो इक्वलिटी लेकर चलता है लड़के और लड़कियों में, और जस्ट 0 रैंक है वो इनइक्वलिटी है काफी लार्ज स्केल पर। एम तो देखिए यही रहता है यार, देखिए जो लड़का हो चाहे लड़की हो, औरत हो चाहे मर्द हो, उनमें कोई भी ऐसी बेसिकली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जो शब्द में भी आप लोग देखिए, एक साइड में औरत लिख दिया और एक साइड में मर्द लिख दिया, तो मर्द को देखते हैं मर्द, ठीक है, मर्द एक तरीके से मस्कुलर चीज दिखा दी, औरत को इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है, अरे तुमको पैदा कर सकती है तो क्या कर सकते हो ये सोचो एक बार में। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो डिफरेंस सोसाइटी में देखने को मिलता है ये खतरनाक है, इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो यहाँ पर इनके ऊपर फोकस दिया जाता है। देखिए एक तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इसी के साथ में जो आर्थिक जो चीजें हैं उन पे उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उसको कैसे इंक्लूड करके लेना है जोम के मामले में। और खासकर क्या हमारी कंट्री में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आज के डेट में बात करें तो लगभग 15% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें से 10 से भी नीचे मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर बने वो देखने को मिलेंगे। तो कैसे इसको लेकर चलना है? इंडिया आज की डेट में अगर देखें वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है साउथ एशिया के अंदर। अगर बात करें साउथ एशिया के बारे में, जब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश हो गए ना, जैसे आप लोग बात करें इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है इसमें। तो ये बेइज्जती वाली बात है यार, आज के में इस लेवल पर हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल लीडर बनना है, और वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। अगर पॉलिटिकल इंपावरमेंट के बारे में बात करें तो 156 में से हमारी 51वीं रैंक है, चलिए फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री कंपेयर में देखें तो चलिए 1/3 में आ गए कम से कम हम लोग। पर लेकिन एजुकेशन के मामले के महिलाओं के बारे में बात करें तो 114 रैंक है। ये देखिए एजुकेशन में महिलाओं को कितना भेदभाव किया जाता है वो यहां से देख सकते हैं। और हेल्थ में तो और भी बुरी कंडीशन मैंने बताया ना अभी यहाँ पर हेल्थ के मामले में, तो देखिए वर्स्ट रैंक है, 155 रैंक है हमारी, ठीक है। ओनली कंट्री जो बात करें यहाँ पर 156 जो बात करें चाइना की, तो यहाँ पर कंडीशन ये क्या चल रही है, बहुत ज्यादा खराब चल रही है।
मतलब हमारी, ठीक है। तो यहां पर 155 है हमारी रैंक, तो कोई चले चाहे जो भी रहे, पर लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में बात करें तो जेंडर गैप एक्चुअली वाइड हुआ है, पहले कंपेयर में वो 3% यहां पर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखते हैं। अगर एस्टिमेशन आप लोग यहां पर देखेंगे वुमेन का, तो ओनली 1/5 है ऑफ द मैन। अगर यहां पर 5 मैन देखने को मिलेंगे तो 1 वुमेन आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि कितनी बुरी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। जबकि पॉपुलेशन बात करें तो लगभग 50%, वो 50% के करीब देखने को मिलेगी। बांग्लादेश की रैंक कितनी बेटर है हमसे? 65 है, हमारी 140 है, याद रखना। नेपाल की कितनी है? 106 है। यहां तो देखिए पाकिस्तान हमसे नीचे है, ठीक है, 153 है। नॉर्मल सी बात है, होने वाला ही है। यहां पर अफगानिस्तान की बात करें, ओवरऑल रैंकिंग की बात की जा रही है, और यहां पर हेल्थ के बारे में अलग अलग बात की गई, तो कंफ्यूज मत होना। 156 पे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में ना तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है। अब यहां पर महिलाओं की तो बात छोड़ दो, अफगानिस्तान में जो इनकी नॉर्मल लोग हैं उनकी खस्ता हालत है यहां पर अफगानिस्तान में, उनके ऊपर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। इवन उनके जो तालिबान कम्युनिटी वहां पर देखने को मिलती है, तो उसके लिए वहां पर कंडीशन ही खराब है। भूटान की हमारे से बेटर रैंक है, श्रीलंका की हमसे बहुत बेटर रैंक है। तो यहां समझिए इंडिया जो रैंक है यहां पर 112 है यहां पर अगर बात करें 2020 में, और अभी ये रैंक जो है और बर्बाद हो गई है। उस टाइम पर 153 कंट्री यहां पर चेक की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई यहां पर? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसको फाउंड किया गया था यहां पर 1971 में, ठीक है। तो यहां पर जो क्लास जो आज के डेट में इसके फाउंडर हैं, इनका नाम याद रखेगा। मोटो बेसिकली ये कि कैसे हमको वर्ल्ड को इंप्रूव करना है, ये इनका बेसिकली मोटो रहता है। यानी कि एक अच्छी जगह बनानी है इस दुनिया को रहने लायक। अगर यहां पैदा हुए तो कुछ ऐसा तो करके जाओ यार कि थोड़ा सा इंप्रूव करके जाओ, भले किसी डायमेंशन में, किसी डायरेक्शन में क्यों ना करो। पॉलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो क्या न्यूज है इसको समझ लेते हैं। यहां पर यह है इंडियन लॉ के बारे में। अगर हमारे संविधान में जो लिखा है और उसके हिसाब से हमारे कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, वही लॉ की कैटेगरी में आते हैं। पहले तो ये समझिएगा आखिर क्यों ये न्यूज में। यहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे पर्सन है, इनका नाम है वजीम रजवी। तो अभी यहां पर क्या किया गया, यहां पर इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोलेगी कि लगभग अगर कुरान के अंदर आप लोग जाएंगे तो लगभग 26 के करीब ऐसे सेक्शन है जो कि आज की डेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि इनके द्वारा ये बोला गया कि वो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको वहां से निकाल देना चाहिए और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दे देना चाहिए। ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई और एक लिटिगेशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाए। तो क्या इनके द्वारा जो बात बोली गई है वो वैलिड है? उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार हमारी कंट्री में दिया जा सकता है? अगर आप लोगों से यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे? तो इसका पूरा आंसर आप लोग यहां पर मिलेगा। सबसे पहले तो ये बोला गया कि अंडर इंडियन लॉ ओनली जो लॉ है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए, स्टेट के द्वारा लॉ बनाए गए, या कोई गाइडलाइन लाई गई कि हाँ जो हाईवे है उनके आसपास में शराब नहीं बेचनी है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, तो उनको आप लोग यहां पर बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। आर्टिकल जो 13 है यहां पर कहां पर आएगा? जब फंडामेंटल राइट में जाएंगे, आर्टिकल आप लोग पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो उसमें आर्टिकल 13 यहां पर बात करता है कि जो लॉ बनाए जाते हैं, बेसिकली ऑर्डर हो गया, कोई रेगुलेशन हो गया, कोई कस्टम हो गया, ये सारे जो बेसिकली फोर्स किए जाते हैं लॉ के द्वारा हमारी कंट्री में, तो ये यहां पर लॉ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लॉ इनफोर्स किया जाता है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या फिर कोई भी ऐसा लेजिस्लेचर या फिर कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी कोई गाइडलाइन देती है कि ऐसा कर लो, तो वो होते हैं लॉ, ठीक है। अगर बात की जाए जैसे कि यहां पर भगवत गीता में जो चीजें होगी, बाइबल में होगी, या गुरु ग्रंथ साहिब में होगी, या कुरान में बात करें, तो ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आती। ये लोगों की श्रद्धा है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप लोगों को इनको फॉलो ही करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहां पर 26 चीजें ऐसी दे रखी हैं तो आप लोग इनको फॉलो करना छोड़ दो, ये बात बोली गई कोर्ट के द्वारा। कोर्ट यहां पर ही बोल रहा है कि जो डेफिनेशन है उसमें ये कवर ही नहीं होता है। हमारे संविधान में अगर बात करें, इनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते इस तरीके से, रूल और रेगुलेशन की कैटेगरी में आते ही नहीं है। हम लोग किसी भी रिलीजन को रेगुलेट करते ही नहीं है, क्योंकि अगर रिलीजन को रेगुलेट करने बैठ गए तो इनसे इस बढ़ जाएगी कंट्री के अंदर में। कोई बोलेगा हमारे रिलीजन में ये क्यों कर दिया, उसने वो कर दिया, तो इसलिए लोगों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। तो इसीलिए कहते हैं यार एजुकेशन ना वो सबसे पावरफुल टूल है। लोगों को आप लोग एजुकेट करो, वो अपने आप समझ लेगा उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कोई उसका बेवकूफ बना के उसको बहका नहीं पाएगा। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो कांट सेट के लॉ है ये अंडर द आर्टिकल 13, तो इसको हम लोग जब लॉ ही नहीं है तो कोर्ट में इनको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। तो भगवत में क्या लिखा है, भगवत गीता जी में क्या लिखा है, बाइबल जी में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या लिखा है, या कुरान जी में क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें ये बेसिकली आप लोग की श्रद्धा की चीजें हो गई हैं कि हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के इतना माइंड होना चाहिए, एप्लीकेशन माइंड का आप लोगों को होना चाहिए कि यार ये चीजें सही नहीं है तो इनको मत यूज करो, उनको साइड में रहने दो। तो वो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए वो चीजें जो लिखी गई है ना, ये चीजें जो जैसे भगवत गीता हो गई या बाइबल हो गई, ये सारी चीजें जो हैं ये किसी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ये अपने आप नहीं है, ये निकल के यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कोई अगर कोई इस तरह की चीजें दिखे, आप लोगों को लगता है कि यार नहीं इंसानियत के खिलाफ से सही नहीं है, तो उसको मत यूज करो, उसको साइड में रख दो। पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात करें, कोर्ट में आप लोग इसको नहीं ला सकते, एक तरीके से ये लॉ की कैटेगरी में नहीं
नहीं आते हैं। तो ये ऐसी बुक है जिनसे लॉ निकाला जा सकता है। ये सोर्स हो सकती है कि भाई साहब ये चीजें हैं, अच्छा वहां से सोर्स आ गया निकल के, ठीक है, पर ये अपने आप में लॉ नहीं हो सकती है। मान लीजिए भगवत गीता जी का कोई चीज अच्छी लग गई, ठीक है, तो हम लोग आगे चलकर उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, पर लेकिन खुद भगवत गीता जी को लॉ बना दे तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से चाहे किसी भी की एक आप लोग बात कर लीजिए किसी भी किताब के बारे में, तो उस कैटेगरी में इनको नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर कुरान जो है, अगर कुरान जी के बारे में बात करें तो इस्लामिक लॉ के बारे में बात की जा रही है, तो ये पैरामाउंट मानी जाती है, यानी कि सबसे एक पवित्र एक ग्रंथ आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो मुस्लिम जो ज्यूरिस्ट हैं वो यहां से लॉ निकालते हैं अपने उनकी इंटरप्रिटेशन के थ्रू, अच्छा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है, उसके बेस पर चीजें आगे चलती हैं। तो इस पर्सन के खिलाफ जो यहां पर जो बात की गई, इस पर्सन ने जो यहां पर ये बातें बोली, इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवा एक तरीके से आप लोग एक तरीके की डायरेक्शन बोल सकते हैं कि हाँ एक तरीके से बहिष्कृत टाइप में जो चीजें बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक केस है हमारी कंट्री में, अगर फतवे के बारे में भी आप लोगों से बात करूं, यह विश्वास लोचन मदान 2014 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो उसमें बोला गया था ऑलरेडी कि फतवा की कोई वैलिडिटी नहीं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो किसी रिलीजियस लीडर के द्वारा बोल दिया है, चलिए उसको हक दे रखा है रिलीजियस के लीडर के खातिर, पर लेकिन आप लोगों के उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो उसके बारे में कोई लॉ है हमारी कंट्री में जो स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा बनाया गया हो, और ना ही उसके बारे में कहीं संविधान में लिखा है। तो ठीक है भाई साहब, अपना कोई पुजारी है या फिर कोई ऐसा मौलवी है या कोई और पर्टिकुलर पर्सन ऐसा, उसकी इच्छा करी, उसको लगा चीजें गलत थी तो उसने फतवा जारी कर दिया, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर अवार्ड्स के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें यहां पर, अगर आप लोगों से पूछे यहां पर कि यहां पर रजनीकांत साहब के बारे में, तो आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर ये बेसिकली कि इनकी सबसे बेस्ट मूवी कौन सी, अगर आप लोगों से पूछूं, ये यहां पर गलत टाइटल हो गया चलिए कोई नहीं, चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। तो रजनीकांत जी की बहुत शानदार शानदार मूवी आप लोगों ने देखी होगी। मुझे एक गाना बड़ा पसंद आता है यार इनका, ये जो इनका गाना नहीं था, मूवी का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, मैं शेयर भी कर दूंगा उसको टेलीग्राम पर। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा, दिल थोड़ा ना कर ये अंधेरा भी पिघलेगा। ये बड़ा ही प्यारा डायलॉग है, डायलॉग क्या बेसिकली सॉन्ग है, और ये मूवी भी बड़ी प्यारी है। ये दिखाया गया है कि एक डीएम जो होता है वो बेसिकली किस किस हद तक जाकर काम करता है जब वो अपने करने पर आ जाता है। तो यहां से काफी प्यारी मूवी लगी थी मुझे, तो इसका ये सॉन्ग मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर, देखना आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते रहा करो, अच्छा लगेगा, आप लोगों को अंदर से फीलिंग आएगी, एक कुछ करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, 1969 में प्रेजेंट किया गया था सबसे पहले। ये हाईएस्ट ऑनर है हमारी कंट्री में, इसको आप लोग नोबेल प्राइज बोल सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर में, अगर बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। नेशनल फिल्म अवार्ड है यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में मिनिस्ट्री आती है, तो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दिया इसके द्वारा है, प्रेजेंट इसके द्वारा किया जाता है। पहली बार जिसको दिया गया था यहाँ पर 1969 में देविका रानी थी यहाँ पर, इनका नाम याद रखिएगा। और 2018 में अभी जो रिसेंटली दिया गया, इससे पहले 2018 में दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए एक स्वर्ण कमल यानी कि लोटस दिया जाता है साइड, इसी के साथ कैश प्राइज, और यहाँ पर सोल वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो दादा साहब फाल्के जो थे, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, सबसे पहली मूवी थी हमारी कंट्री में जो इनके द्वारा बनाई गई थी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है, जो यहां पर 1913 में प्रस्तुत की गई थी। तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है यहां पर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। आगे चलते हैं, यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो इकोनॉमी तो देखिए यार, आप लोगों को वैसे भी नॉर्मल कुछ चीजें तो समझनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं, खरीदना बेचना क्या होता है, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की जा रही है। डेफिसिट मतलब कमी, सरप्लस मतलब ज्यादा, यानी कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि आमदनी 98 और खर्च रुपया, तो डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि कमाई तो 98 है 50 पैसे हैं, और खर्च जो किया जा रहा है वो रुपया किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से डेफिसिट हो गया। सरप्लस होगा जब आमदनी होगी 1 रुपया और खर्च होगी 98, तो इसका मतलब 50 पैसे जो है सरप्लस में हो गया। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया ट्रेड डेफिसिट जो है हमारी कंट्री में बढ़ गया है, अभी 14.11 बिलियन हो गया है मार्च 2021 में, जो डेटा सामने निकल कर आया। मार्च 2020 में जो था यहाँ पर ये 9.98 बिलियन था, यानी कि 10 बिलियन से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया, घटकर हमारा जो बेसिकली डेफिसिट है यहाँ और ज्यादा बढ़ गया। तो व्यापार का मतलब एक तरीके से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि बाहर से सामान खरीद कर तो ज्यादा लेके आ रहे हैं पर लेकिन बाहर बेच कम रहे हैं। तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आप लोग यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। इंडिया के बारे में बात करें अगर इस एक्सपोर्ट के बारे में,
तो ये भी बात करते हैं यहाँ पर इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यहाँ पर ये 58.23% आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा जो मार्च 2020 के कंपेयर में अगर मार्च 2021 में आप लोग देखेंगे। रीजन क्या है इसका देखिए सीधे सीधा रीजन है कि लॉकडाउन था मार्च 2020 में, तो वहां पर चीजें काफी कम हो गई थी, तो अब चीजें बढ़ रही हैं, तो सीधे सीधा पर्पज है कि लोगों ने अपना व्यापार करने स्टार्ट किया है, जो भी दुकान धंधे वगैरह बंद कर रखे थे उनको फिर से ओपन करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई साहब लॉकडाउन लगा था, थम गए थे, फिर चीजें बढ़ गई, तो इतना एक्सपोर्ट, इतना बेसिकली चीजें बढ़ना लाजमी है। तो यहां पर अभी अगर बात करें तो ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यहां पर वो क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर ये 34 बिलियन की बात की जा रही है 2021 में, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपोर्ट है यहां पर ये वो भी हमारा इंक्रीज कर गया 52.89 के करीब। जो यहां पर इंपोर्ट था 2020 में 31% था, अब बढ़कर कितना हो गया 48% हो गया, तो ये 52% के करीब बढ़ गया। तो इंडिया जो है बेसिकली जो नेट इंपोर्टर है जो हमारी कंट्री में, उसमें अगर आप लोग बात करेंगे तो जो गैप आ रहा है फिलहाल यहां पर ये आ रहा है कितना 14.11, यानी कि जितना खरीदा जा रहा है यानी कि इंपोर्ट किया जा रहा है, जितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है यानी कि बेचा जा रहा है, उसमें जो गैप है वो है 14.11 बिलियन डॉलर, यानी कि इतना कम है। अभी अगर हमारी कंट्री बात करें खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। और बेचने वाले को प्रॉफिट होता है, अगर कोई भी सामान कोई बेच रहा है मार्केट में रखा हुआ, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई एप्पल बेच रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो सामान बेचेगा तो मार्केट में लेकर, अगर मान लो वो कहीं से सब्जी मंडी से खरीद कर लेकर आया एप्पल वगैरह टमाटर वगैरह, वहां से वो खरीद के लाया एप्पल मान लीजिए 150 रुपए किलो, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को बेच रहा है 200 रुपए किलो, तो 50 रुपए अपने प्रॉफिट में लगाएगा, इसीलिए तो मार्केट में बेचा। अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा उसको तो फिर उसका वो काम करने का मतलब क्या है, उसके तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चाहिए ना, अगर आप लोग भी कल को चल कोई काम करने लगो। तो वो यहां पर जो बेसिकली खरीदने और बेचने वाला सिस्टम है, पता चला ये जितना खरीद कर लेकर आ रहा है उससे कम यहां पर ये बेच पा रहा है, ठीक है। तो फिर दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी, वो खराब होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो एक पैरेलल में चलना चाहिए, पर लेकिन ये नहीं कि खरीद के ज्यादा लेकर और बेच कम रहा है, तो वो नुकसान हो जाता है फिर, ठीक है। अगर बात करें लॉकडाउन जैसे ही रिलैक्स हुआ तो चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। तो ग्लोबल लेवल पर भी देख सकते हैं आप लोग, जो सप्लाई चेन है वो स्टार्ट हो गई, कई सारी कंट्री ने हमसे बहुत सारी चीजें खरीदी, इवन दवाइयां तक भी खरीदी हमारी कंट्री से। ऑयल इंपोर्ट हमारी कंट्री का बढ़ गया, पहले यहाँ पर चीजें रुक गई थी बिल्कुल, ना बस चल रही है ना गाड़ी चल रही है, सब घर में पैक हो गए थे कुछ महीनों के लिए, तो चीजें जो थी बंद हो गई थी। अब यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी चीज सारी चल रही है, सड़कों पर आप लोग देखते हैं फिर से वही जाम लग रहा है, फिर से वही शुद्ध वो नहीं कहते पार्टिकुलेट मैटर वाली पॉल्यूटेड काली काली हवा देखने को मिल रही है, यानी कि सब चीजें आप लोग देखते हैं फिर उसी पैटर्न में आ गई हैं। यानी कि इंसान जो है कुत्ते की पूंछ है, निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। पोल्यूशन का फिर वही लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो कोविड-19 ने एक तरीके से सिखाई थी चीजें वो सारी भूल गए, और देखना 1-1.5 साल बाद भूल भी जाएंगे। कोरोना कोई आया था 1.5 साल बाद, दूर की बात है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभी भूल चुके हैं लोग। इवन अभी यहां पर नॉर्थ ईस्ट में एक कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला कि मास्क वगैरह मत लगाओ, मास्क लगा के करने क्या है, मास्क वगैरह तो लगाओगे तो तुम्हारा मेकअप वगैरह कहां से दिखेगा। ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं यार, समझ रहे हो कि जो बेसिकली जिनको गाइड करना चाहिए कि हाँ यार मास्क वगैरह लगाओ, बीमारी नहीं बढ़नी चाहिए, वो बता रहे हैं कि जब कोरोना आएगा तो मैं बता दूंगा, तुम्हारे घर में दस्तक देकर आएगा फिर तुम बता देना, तो जब तक सामने वाले की नैया डूब जाएगी। तो ऐसी हरकतें तो कई बार हमारी कंट्री के लीडर करते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, अब बैठा है किसी ने लीडर बना के, उन्होंने आप जैसे लोग वहां पर वोट डालते हैं, हम जैसे लोग वोट डालते हैं वहां पर, तो तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे तो यही कंडीशन रहेगी हमेशा सामने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, वो ऐसी हरकतें करें, गलती हमारी है कि हमने ऐसे इंसान को मिनिस्टर बनाया ही क्यों है। ट्रेड डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब ये कि इंपोर्ट जो है ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। ट्रेड डेफिसिट जो है एक तरीके से दिखाता है कि डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है, हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तभी हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और ये पार्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट है इन द गुड्स एंड सर्विस, या फिर जो भी ट्रांसफर पेमेंट जो किया जा रहा है, तो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कंट्री का जो ट्रांजेक्शन है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में, कहां से क्या क्या खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कहां पर क्या क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या क्या पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सारा जो लेखा जोखा होता है वो यहां पर करंट अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो बड़ी ही प्यारी न्यूज है यहाँ पर, ये स्टेट के बारे में, प्यारी है पर लेकिन पोल्यूटेड है, ठीक है, यानी कि न्यूज तो प्यारी है पर पोल्यूशन से भरी हुई है, ओके। तो इसलिए मास्क वगैरह लगा लेना। मास्क के वैसे फायदे देख लो आप लोग, पोल्यूशन है, धूल मिट्टी इतनी सारी है, तो आप लोग आंखों पे चश्मा लगाओ, मुंह पे मास्क लगाओ, आराम से घूमो, तो कम से कम कुछ तो धूल के कण जो है कम जाएंगे अंदर।
तो इसीलिए कह रहे थे कि हमारी कंट्री में ना लोगों को दवाई देने की हाई डोज देना पड़ेगा दवाइयों का, क्योंकि इतना पोल्यूशन वो खा जाता है, कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए यहाँ पे ज्यादातर लोगों को। तो ठीक है, तो यही चीजें हैं। अगर बात करें हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी बोलते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक तरीका कोर्ट, जैसे कि इन्वायरमेंट के मैटर को सुनने के लिए एक कोर्ट बना दिया। तो हमारे अगर बात करें संविधान में आर्टिकल 21 से निकल के आता है यहाँ पर ट्रिब्यूनल। संवैधानिक बॉडी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाएगी 2010 में पार्लियामेंट में पास करके। सबसे पहले कौन सी कंट्री बनाया गया और दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री बनाया गया, तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया हरियाणा का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कि स्ट्रेंथ करना चाहिए उसको, जो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ में मिलकर यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया और चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहिए। देखिए इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्म उसकी ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई भी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, दिक्कत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भाई साहब यार देखो थोड़ा सा चीजों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि काफी सारी वाटर बॉडीज थी हरियाणा के अंदर वो बर्बाद हो रही है, पानी की काफी ज्यादा किल्लत भी देखने को मिलती है। तो एनजीटी की जो बेसिकली प्रिंसिपल बेंच है उनके द्वारा यहां पर मॉनिटर किया गया कि स्टेट क्या क्या काम करके चल रहा है। तो जो बोला गया था उनमें से एक भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर गुरुग्राम वाला भी एरिया आता है, तो काफी लार्ज स्केल पर। तो यहां पर जो कंसेंट टू ऑपरेट कई बार तो लेना ही नहीं पड़ता है, यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा आकर अपने आप ही लगा हुआ है अपनी मर्जी से, मैंने वो बोला भी नहीं था, ठीक है, तो इसका मतलब कि बिना पूछे ही लगे हुए हैं। पूछ तो लो एक बार कि क्या सही है क्या गलत है। ये वही बात होगी एक तरीके से कि ये चीजें अलाउ नहीं करके फिर भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम लोगों को करना पड़ेगा। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो पोल्यूशन जो बेसिकली यहां पर अगर देखिए एक्ट जो इसके बारे में बात करें तो 1974 में यहां पर ये देखने को मिला था। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो एक्ट है 1981 का, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये यहां से चीजें निकल कर आती है कि आप लोगों को देखिए ऑटो रिन्यूएबल मिल जाता था इनको, यानी कि अगर कोई भी इनको पहले काम करना होता था तो ऑटोमेटिक इनको रिन्यूएबल मिल गया इनका कि हाँ ठीक है ये चीजें हैं ये चीजें हैं। पर लेकिन ऑटोमेटिक जब काम हो जाते हैं तो फिर दिक्कतें होने लगती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान के ऊपर कंपनसेशन होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने मॉर्निंग में वो वीडियो डाली, मुझे ये बोल देना चाहिए था कि मॉर्निंग में वो वीडियो डाल रहा हूं मैं, और अगर वो वीडियो 12 बजे तक अगर आप लोगों ने देख ली तो देख ली, उसके बाद में उसको डिलीट कर दूंगा, तो सब भाग भाग के उस वीडियो को देख लेते। पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन देख रहे हैं कि पड़ी हुई है, देख लेंगे मजे में, आधे तो देखते नहीं है, फिर जिस दिन एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले खोल के बैठेंगे, तो ये भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जितना ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं ना चीजों को, उतना ही ज्यादा इंसान की आदत खराब हो जाती है। अगर उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए कि हाँ ऐसा ही है उसके बाद में नहीं होगा, तो इंसान जो है सीरियस होकर काम करना स्टार्ट कर देता है। यही कहते हैं किसी को कहते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में होना इंसान का काफी ज्यादा जरूरी है। जिसके द्वारा प्ली दायर की गई थी यहाँ पर, उसके द्वारा बोला गया कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करें डिटोरेटेड हो गई है, यानी कि उनकी हालत जो है वो खस्ता हो गई है। हरियाणा के अंदर पानी के बारे में बात करें, और अभी तो देखना आगे अभी तो स्टार्ट हुई है, वो नहीं कहते अभी कहां दूर है भाई साहब, अभी गर्मियां स्टार्ट हुई है, तो देखना कैसी कैसी खबरें आएंगी, ये इतने सारे लोग पानी की वजह से मारे गए, सूखे में ये हो गया वो हो गया, देखते जाओ। अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, उसके द्वारा 2016 में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी कि बेसिकली यहाँ पर विदाउट वैलिडेशन कंसेंट के जो दिया था ना सीटीओ, जिसको कंसेंट ऑफ ऑपरेट बोल रहे हैं आप लोग, ये जो सर्टिफिकेट है ये ढंग से देना चाहिए मॉनिटर करके। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ा दिया, फ्री में पकड़ा दिया इंसान को तो उसकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, उसी के लिए अगर उसको दबाकर प्रॉपर वे में चीजों का हैंडल करके चलते तो उसी चीज की वो इज्जत करने लगता। तो ये चीजें हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रिविजिट किया गया जो इंस्पेक्शन पॉलिसी थी हरियाणा की, और इंश्योर करने की बात की गई जो भी लॉ बना रखे उनके हिसाब से काम करो, मनमानी मत चलाओ, तो वरना पटक पटक के मारा जाएगा। ठीक है, हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो एनजीटी के ऑर्डर है उसमें चीजों को फॉलो करने की कोशिश की, यानी कि सुधर रही है। यहाँ पर इनके द्वारा इंस्पेक्शन की बात की जा रही है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, और प्री वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, ताकि प्रॉपर वे में रियल टाइम में चीजों को चेक किया जा सके। रियल टाइम का मतलब होता है जब कोई बदतमीजी कर रहा है उसी टाइम पकड़ लो उसको। ठीक है, रंगे हाथों पकड़ना आप लोग बोल सकते हैं तो ये गलती की बात की जा रही है बेसिकली। यार चीजें ना गलत है कई सारी, तो उनके बारे में थोड़ा सा तो चीजें सुधरनी चाहिए, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कंडीशन खराब रहती है कई जगह, तो देखते हैं सिचुएशन कैसे सुधरती है यहाँ पर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी न्यूज आप लोगों को लगेगी, इंपॉर्टेंट के साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी लगेगी। जानते हैं क्या बात की जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल कौन सा है इसके बारे में, आर्टिकल 324, जहां से इसको पावर मिलती है अपनी जो पावर को यूटिलाइज करने के लिए। तो पार्लियामेंट के और जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन है वो यहाँ पर इसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इवन जिन जिन राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी इलेक्शन इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कितने ऐसे राज्य जहां हमारी कंट्री में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ये इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन है यार, अगर आप लोग राज्य में
में है ना, तो इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जाकर देखिएगा आप लोगों के राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अच्छा ये बताइए, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सारे राज्यों में है, आप लोगों के राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं आप लोग ये बताइए। चलिए देखता हूं कितनों को पता है, कितनों को बिना चेक किए पता है, ये बताइए। कितनों को तो देखकर जाकर देख लेना, कोई बात नहीं, अपना याद कर लेना आगे के लिए, पर प्रेजेंट टाइम में कितनों को पता है वो कमेंट करो, देखता हूं कितने बता पाते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं पर लेकिन ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बन जाती हैं। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो एक तरीका रूल और रेगुलेशन होते हैं जिसके बेस पर पॉलिटिकल पार्टी को ये बताया जाता है कि अपने पैजामे से बाहर मत जाना वरना फिर तुमको बेसिकली पीटा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है, यानी कि अपनी दादागिरी चला रहे हो तो सारी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कुछ भी हरकतें करने लग जाती है इलेक्शन के नाम पर, तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यहां पर बात की जाती है कुछ बातें स्टार कंपेनर के बारे में। स्टार कंपेनर कौन होता है? सेलिब्रिटी हो सकता है कोई, ठीक है, जो कि हो सकता है कि एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई एक तरीके से कैंडिडेट भी हो सकता है, या फिर वो कैंडिडेट ना होकर कोई पॉलिटिशियन कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर ऐसा ही कि इलेक्शन लड़ रहा हो, ठीक है, कोई सपोर्ट में भी आ सकता है। तो कोई भी ऐसा इसके लिए यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नो लॉ गवर्निंग की हु कैन और हु कांट बी स्टार कंपेनर, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि बस यही इंसान स्टार कंपेनर हो सकता है। जिसको लगता है यार ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, चलो स्टार कंपेनर बन जाते हैं, कांग्रेस अच्छी है चलो उसका बन जाते हैं, आम आदमी पार्टी है चलो उसका बन जाते हैं, तो जिसकी जैसी आइडियोलॉजी वो उसका स्टार कंपेनर बन गया। तो ये नॉमिनेट किया जाता है बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जिसका स्टार कंपेनर होता है कि भाई साहब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी ड्यूरेशन के लिए तुमको यहां पर ये स्टेटस दिया जा रहा है, तो स्टेटस दिया जाता है बाकायदा, जो स्टार कंपेनर होते हैं ना उनको स्टेटस दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि जो पॉलिटिकल कैंपेन कैसे चलने हैं। तो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज जिनको कर लिया गया कि हाँ ये सेंट्रल स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है और ये सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको 40 स्टार कंपेनर दिए जाते हैं। बेसिकली वो कैन दिए नहीं जाते हैं, मतलब खोज कर तो अपने आप ही लाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा ना खोज कर देगा, यानी कि उनको ये अलाउ किया जाता है कि 40 तक आप लोग यहां पर इसको बेसिकली स्टार कंपेनर को ला सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको यहां पर 20 स्टार कंपेनर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक आप लोगों को बताइए, आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखी है पॉलिटिक्स के अंदर सारी चीजें, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस क्या है ये आप लोग बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा होता है यहां पर इंडिविजुअल कैंडिडेट का वो चेक किया जाता है और उसको बोला गया कि 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं, 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें वो कैंडिडेट है। मान लीजिए कल को चल के मैं पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ूं तो मैं वहां पर 70 लाख से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा। पर लेकिन जो स्टार कंपेनर है, मान लीजिए आप में से कोई फैमिली मेंबर है, मुझे लगा यार ये बच्चा काफी अच्छा है, चीजें जानता है, ये एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, मतलब एक तरीके से एसएलवी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़वा के छोड़ोगे मतलब इससे पॉलिटिकल पार्टी बन गई कोई एसएलवी, उसके बारे में एक मान लो आप में से कोई एक स्टार कंपेनर आ गया, तो स्टार कंपेनर जो होगा उसका खर्चा जो है वो यहां पर जो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके खर्चे में से काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके खर्चे में से काउंट किया गया तो स्टार कंपेनर पता चला कितना महंगा पड़ जा रहा है वो, ठीक है, उसकी सुविधा कितनी रखनी पड़ रही है, कितना एक तरीके से इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। पता चला स्टार कंपेनर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर की कितनी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, तो इतने से ज्यादा खर्चा तो उसमें वैसे ही आ जाएगा, इतना सारा इसका खर्चा है, पूरा इसका खर्च करना है जो, तो इसलिए उसका जो खर्चा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग से निकाला जाता है। उस स्टार कंपेनर का खर्चा यहाँ पर उस कैंडिडेट से नहीं लिया जाता जो कैंडिडेट वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, याद रखिएगा जो कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है और वहां पर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब स्टार कंपेनर बन के जा रहे हैं, तो वहां पर उनका खर्चा जो रहेगा, उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी रहेगी, बुलेट प्रूफ कार रहेगी, उसका खर्चा यहां पर ये जो कैंडिडेट है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये इसीलिए लोग जो है स्टार कंपेनर पे ज्यादा फोकस देते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर यहां पर नहीं लगता है, तो इस तरीके से रिलीफ रहता है यहां पर, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने आप उठा लेगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से यहाँ पर चीजें निकल कर आई, ठीक है। इसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पर अगर कहीं पर ये जा रहे हैं स्टार कंपेनर बन के, तो उनकी बुलेट प्रूफ यहाँ पर गाड़ी होगी, पूरी सिक्योरिटी उनकी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए इनका खर्चा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। पता चला 50-70 लाख तो यही हो गया, बाकी खर्चा कैसे करेगा वो, फिर ठन गोपाल हो जाएगा सामने वाला इंसान, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, अगर उनके साथ में कोई जा रहा है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई वाइफ आ गई, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में तो नहीं है, तो मान लीजिए कोई किसी शादीशुदा इंसान से मनमोहन सिंह जी थे, उनकी वाइफ भी अगर जा रही है, कोई और रिलेटिव भी जा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी का आधा खर्चा उनको वहन करना पड़ेगा, आधा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ओके। और हाँ इंपॉर्टेंट बात,
वहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या फिर स्टार कंपेनर के तौर पर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएगी। मान लीजिए वहां पर कोई एक्टर आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, पर लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो भाई साहब वो एसेट्स है कंट्री की, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा उठाएगी। ठीक है, स्टेट के अंदर जाएंगे तो स्टेट खर्चा उठाएगा उनका, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जरूरी है। पता चला प्राइम मिनिस्टर की कुछ गड़बड़ होगी तो लोग कहेंगे यार प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और तो कौन रहेगा यहाँ पर, तो उनका खर्चा यहाँ पर कौन उठाएगा, वो गवर्नमेंट उठाएगी खुद। और 50% जो है अगर उनके साथ में कोई है, उनकी वाइफ बच्चा कोई और, तो उसका 50% तो ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी और 50% जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। आगे चलते हैं यहाँ पर, जो एक्सपेंडिचर स्टार कंपेनर नोट इंक्लूड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न, ये तो बोल दिया गया मैंने। अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार कंपेनर का स्टेटस जो है वो छीन लिया तो फिर उसके पास में कंपेन करने का तो राइट रहेगा, पर लेकिन वो खर्चा जो है वो कैंडिडेट के अकाउंट में से कटेगा उसका। ऐसा ही हुआ है यहां पर अभी जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्स जो टेलीकॉम मिनिस्टर है ए राजा, उनको स्टार कंपेनर की लिस्ट से डिलिस्ट कर दिया गया। तो यहां पर इनके द्वारा जो कुछ कमेंट किए गए तो इसके चलते उनका सारा खर्चा वहां से पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से जाएगा, उस कैंडिडेट के अकाउंट से जाएगा, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से जाएगा। यानी कि अगर इन्होंने खर्चा कर दिया यहां पर कुछ भी तो कैंडिडेट की जो लिमिट है यहां पर, तो जो 70 लाख लिमिट है उसमें से कटेगा इनका खर्चा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चिल्ला तो रहे हो, ये है क्या? सबसे पहले तो अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर तो मैं ओवरव्यू दूंगा, अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप लोग उसको देख लेना। बाकी यहां पर एक ओवरव्यू में आप लोग को दे देता हूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन ली जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जो है उसको दायरे के अंदर रहकर ही अपना काम करना है। पहली बात एम ये रहता है कि कोई भी अपने जो दायरे से बाहर न जाए, और ताकि यहां पर जो इलेक्शन है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। तो ये जो पावर यहां पर आती है किसके हाथ में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। तो आर्टिकल 324 ये पावर देता है कि प्रॉपर वे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी कंट्री में ये कंडक्ट कराए जाए, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। तो ये बातें यहां पर बोली जाती है। वो एक अलग बात है कि एक पॉलिटिकल, जैसे कि यहां पर अभी बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाड़ी खराब होगी तो पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी में मशीन जा रही है ईवीएम ये तो कुछ ज्यादा हो जाती है चीजें। ठीक है, चलिए जो भी है, तो यहां पर कब से आते हैं यहां पर, तो ये ऑपरेशनल कब से कब तक रहते हैं यहां पर, जिस दिन डेट अनाउंस की जाती है इलेक्शन की और जिस दिन तक रिजल्ट आता है तब तक यहां पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वैलिड रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत ये स्टैट्यूटरी नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसको नहीं बनाया गया है, ये एक तरीके की गाइडलाइन है और गाइडलाइन इसीलिए उल्लंघन करते रहते हैं। पता है कि कौन क्या कर लेगा, कुछ तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, कैंडिडेट्स जो है या फिर जो पोलिंग एजेंट है यहाँ पर ये यहाँ पर इनको फॉलो करने के लिए बेसिकली इनको हिदायत दी जाती है कि कोई भी बात बोलनी है तो अपने दायरे में बोलो, किसी भी रिलीजन को गाली मत दो, महिलाओं के खिलाफ कोई अभद्र व्यवहार ना करो, वो सारी चीजें। पर लेकिन कई बार ये बोला था कि एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी अगर लॉ बन जाएगा तो कल को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो उसके खिलाफ यहां पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो ये भी बातें कई बार बोली जाती है। सर्टेन प्रोविजन बोलते हैं अगर इन्फोर्स करने की बात की जाए तो कहां से पावर आती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तो इंडियन पीनल कोड, जो इंडियन पीनल कोड में किसी चीज को गलत बोला गया है तो वो यहां पर गलत मानते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अगर वहां पे कुछ गलत है तो यहां पर गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, वहां कुछ गलत है तो यहां पर कुछ गलत है। पर लेकिन प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई लॉ नहीं है कि यहां पर ये बिल्कुल ऐसी है जैसे सीबीआई के बारे में बात करते हैं ना आप लोग, तो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसमें से अपनी पावर लेता है, इसके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना रखा है। तो सीबीआई की स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसी ऐसे ऐसी कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर कई बार पूछ ली जाती हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो याद आप लोगों को रखनी है। क्वेश्चन बन जाए तो बता देना कि भाई साहब ये था, क्यों शर्मा रहे हो, ठीक है, तो हल्का सा याद रखना है इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो ये ह्यूमन राइट इशू के बारे में बात की जा रही है। यूएस को जब कोई काम नहीं मिलता है तो कंट्री को पकड़ लेता है और उसके बारे में बकर बकर करता है। तो यहां पर भी ऐसी ही बात की गई इनके द्वारा, मुंह फाड़ा और बोल दिया कि इंडिया में ये चीजें हो रही हैं। तो ह्यूमन राइट की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब चाइना में ह्यूमन राइट की रिपोर्ट प्रस्तुत करो ना, अपनी कंट्री में भी कर लो, कितने ह्यूमन राइट के हनन हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में बड़े ह्यूमन राइट के इशू देखते हो। तो यहां पर इनके द्वारा ये क्या गया था, कंट्री को प्रेशर बनाने के लिए इनकी स्ट्रेटजी रहती है बेसिकली। यानी कि अगर स्ट्रेटजी किसी को, ये ऐसा नहीं अभी हो रहे हैं, ये पहले भी यहां पर इनके द्वारा बातें की जाती थी, मतलब जरा से भी कुछ हुआ तो ये इसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबमिट किया जाता है यहां पर ये ईच ईयर यूएस कांग्रेस के द्वारा, जो यहां पर जो भी कंट्री है, आज हमारा नंबर आ गया, कल को किसी और का नंबर आएगा, तो ह्यूमन राइट वहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो रिपोर्ट का नाम रखेगा 2020 ह्यूमन राइट रिपोर्ट, यूएस का जो
स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इससे पहले ऑलरेडी हमारी 2 बार बेइज्जती हो चुकी है। पहली बेइज्जती की यहाँ पर बेसिकली मार्च 2021 में ये बेसिकली फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 आई। इसमें हमको फ्री से पार्शियली फ्री बोल दिया गया इस रिपोर्ट में, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत हुई। इसके बाद में एक रिपोर्ट और आई, इसमें हमारी कंट्री को जो इलेक्टेड डेमोक्रेसी थी इसको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बोल दिया। ऑटोक्रेसी मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी चला रही है कंट्री को, तो यहाँ पर ऑटोक्राइजेशन गोज वायरल ये रिपोर्ट का टाइटल दिया गया। और यहाँ पर स्वीडन बेस एक यहाँ पर वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी करके वीडेम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन बन सकता है बहुत प्यारा, फिर बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो था आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं या फिर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से फास्ट क्वेश्चन बनेंगे दबादब, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो किस किस चीजों के बारे में बात करें, सबसे पहले तो हरासमेंट जर्नलिस्ट के बारे में बोला जा रहा है। जो भी जर्नलिस्ट है यहाँ पर उसको सताया जा रहा है हमारी कंट्री में, जो कि ट्रू है किसी भी संस्था का आप लोग बोले। वैसे तो गवर्नमेंट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती है, पर लेकिन जब उसके खिलाफ कोई बोल देता है तो फिर वो भूल जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, वायलेंस, थ्रेट, यहाँ पर जर्नलिस्ट के साथ में अनजस्ट उनका अरेस्ट कर लिया जाता है, कई को तो प्रोसिक्यूशन यानी कि केस चला दिए जाते हैं उनके खिलाफ, ये कंडीशन देखने को मिलती है। प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक से 32% डेटा मांगा गया 2018 में, इंटरनेट जो कंपनीज हैं उनसे। इसी के साथ में गूगल से 69%, ट्विटर से 68%, तो ये रिक्वेस्ट की गई डेटा को। आर्बिट्रेशन जो यहाँ पर एक तरीके से जो लाइफ है उसको देखकर कस्टोडियल डेथ देखने को मिलती है तमिलनाडु में काफी लार्ज स्केल पर, पता चला जेल में सड़ा दिया सामने वाले को। इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन राइट सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, यहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है नॉर्मलसी को, पर आज की डेट में भी यहाँ पर पार्शियली स्टोर किया जा रहा है। 4G तो इंटरनेट कई जगह आज भी अवेलेबल नहीं है ऐसा बोला गया। रिस्ट्रिक्टिव रूल और लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल लेते हैं। अगर बात करें जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है। करप्शन देखने को मिलता है पर लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, खासकर अगेंस्ट वुमेन कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनके रेप कर दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर उनके घर वालों को थ्रेट किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। तो ये चीजें, फोर्स एंड द कंपलसरी चाइल्ड लेबर कई जगह देखने को मिलती है। बाउंडेड लेबर के भी कई सारे केस निकल कर आए, हमारी कंट्री में भी शायद मध्य प्रदेश में केस निकल कर आया था। रिलीजन ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करें तो यहाँ पर वुमेन बेस या फिर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का जो रिलीजन है उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनको यहाँ पर ढंग से एक सही स्टेटस नहीं दिया जाता है। ह्यूमन राइट जो प्रोविजन है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट रिलीजन के बारे में बात कर ले, कल्चर, एजुकेशनल राइट के बारे में, या फिर सर्टेन लो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि 32वें आर्टिकल में आता है, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया, वो भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेके 51 तक आते हैं। कौन से पार्ट में है ये पता है आप लोगों को? ये है पार्ट 4 में, पार्ट में मिलाने के लिए आ जा रहे हैं आजकल, तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये चीजें जो पढ़ाता हूं थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लोगे। तो यहाँ पर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, वर्क फ्री चॉइस होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। कई सारे राज्य खुद अपने ही एरिया में बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ही लोग आएंगे। इक्वल पे नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं को अलग दिया जाता है, उसी में अगर कोई मेल काम कर रहा है उसको अलग दिया जाता है। इसी के साथ में जो ह्यूमन डिग्निटी देखने को मिल रही है, इंसानों को गटर में उतारा जा रहा है, वहां पर वो साफ करते हुए मर जा रहे हैं, तो दिक्कत देखने को मिल रही है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ में एक्सेस जो यहाँ पर इक्वल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, फ्री लीगल एड नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से तो ये सारी वो चीजें जो डायरेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो डायरेक्टिव तो तब होंगे जब कोई मानेगा, मान ही नहीं रहे, तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों का एक एनालिसिस यहाँ पर इनके द्वारा किया गया और बोला गया ये चीजें दिक्कत है, इनको सुधारो, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, जैसे पहला जो डे है यहाँ पर ये बात की जा रही है नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था। सीधा सीधा ये कि किस तरीके से यहाँ पर आज के में सेफ, साउंड और इन्वायरमेंट होना चाहिए सही तरीके से, अगर कुछ भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं मैरीटाइम यानी कि समुद्र के थ्रू, जो कि काफी सस्ता माना जाता है। दूसरा यहाँ पर नेशनल डे फॉर यहाँ पर कंसेंस के बारे में बात की जा रही है। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया रहे हैं, तो एक तरीके से जो रिमाइंड करने की बात की जाती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी खुद की जो इच्छा है किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, राइट डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलना चाहिए। 5 जो फरवरी से यहाँ पर फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड लव के द्वारा लॉन्च किया गया था ग्लोबल लेवल पर, ताकि इन सब चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ, फिर बोलो कई सारे बोलेंगे सर आज डे ही डिस्कस नहीं किया। सारे डे थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होते हैं, पर फिर भी चलो मैं ओवरव्यू तो दे देता हूं आप लोगों को, मरता क्या ना करता, ठीक है। आगे चलते हैं। शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर ये 3 आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो H1B वीजा जो था वो बैन किया गया था यहाँ पर अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, तो 31 मार्च तक का यहाँ पर बैन था, अब वो एक्सपायर हो गया है। तो वो एक्सपायर होने के बाद में उस बैन को आगे नहीं बढ़ाया गया जो बाइडेन के द्वारा, तो सबके द्वारा उसको बोला गया अच्छी बात है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें जो है जो बाइडेन ने कंटिन्यू नहीं की। H1B वीजा के बारे में, H1B वीजा के साथ में ये वीजा और देख लेना, मैच करने के लिए आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो
कंफ्यूजन होना चाहिए। H1B वीजा स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, H2B वीजा जो होता है सीजनल वर्कर के लिए होता है, L1 वीजा जो होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, गूगल में इंडिया में काम कर रहे हो, गूगल में यूएसए में काम करने लगे तो L1 वीजा लगेगा। J1 वीजा जो होता है वो वर्क और स्टडी होता है, पढ़ने जा रहे हैं उसी के साथ में स्टडी भी कर रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। H4 वीजा जो होता है, जो H1 वीजा जाते हैं तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि H4 वीजा जो यहां पर H1 वीजा की कोई वाइफ है तो यहां पर वो क्या कर रही है, वो यहां पर काम कर रही है, ठीक है। H1 वीजा, ठीक है, तो यहां पर किसी वाइफ को मिला है, उसका हस्बैंड यहां पर इंडिया में है तो वो चला जाएगा, फिर हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ चली जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, तो जो डिपेंडेंट है यहां पर H1 वीजा पर उनको यहां पर दिया जाता है H4 वीजा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। आगे बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहां पर बात की जा रही है आनंदम, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस है IIM जम्मू के अंदर। रीजन क्या है, देखिए स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों की, टेंशन में आ जाते हैं जरा सी देर में, छोटे छोटे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, तो काउंसिल करने की बात की जा रही है, उनको वेलनेस कैसे उनकी दी जानी है, एक तरीके से काउंसिल की जाएगी, समझाया जाएगा कि भाई साहब कर लो यार, अभी तो बच्चे हो, अभी से टेंशन लेकर कहां जाओगे, जिंदगी बहुत पड़ी है, आगे चल के जिंदगी में शादी होगी, बच्चे होंगे और दुनियादारी जुड़ेगी, तब टेंशन काफी हो जाएगी, अभी को टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। और यहां पर सर्वे भूते रहित, तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि ऑलवेज इंगेज फॉर द वेल बीइंग, तो ये बातें की जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो है यहाँ पर, इनके द्वारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया हमारी कंट्री के साइड से। इंपॉर्टेंट बन जाएगा किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो आबू धाबी में, यहाँ पर कहां पर आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहां पर ये इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड कल को अगर दवाई सॉल्यूशन कोई बनाना है तो कैसे उसको हमको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा नहीं है कि बस अपने अपने लिए लेकर बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये एक प्यारी सी फोटो है जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी आज के डिस्कशन में, आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो दो तो दे जाने हम लोगों ने, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा इनको, पर फिर भी हाँ, ये कुछ शॉर्ट न्यूज थी यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी जो न्यूज थी वो काफी इंपॉर्टेंट और डिटेल में समझी। पहली हम लोगों ने देखी यहाँ पर ह्यूमन राइट के बारे में, और जो ये वाला बताया ना यहाँ पर, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो सारी चीजें देखी, कहां पर क्या क्या कंडीशन है, फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे सब बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये नेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो आप लोगों को स्टार कंपेनियर के बारे में अब तो नहीं लगता मुझे कोई डाउट होगा, अगर है तो फिर बताना, फिर पिटाई करूंगा सबकी, ठीक है। देखिए डाउट हुआ करे तो बताया करिए, ठीक है। एक और बच्चे के द्वारा एक बड़ी प्यारी बात बोली गई, अगर आप लोग इससे सहमत होते हैं तो बताइएगा जरूर। उसके द्वारा ये बोला गया कि सर जो भी डाउट रहते हैं, अगर आपको लगता है कि वैलिड डाउट है और कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो अगले दिन वीडियो के एंड में थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया कीजिए। आप लोग की क्या राय है, क्या छोटा सा एक डाउट सेशन वीडियो के एंड में ऐड कर दूं, अगर दिक्कत न हो तो। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है उससे, ये भी सोच लेना थोड़ा सा, फिर चिल्लाने लगते हो सर वीडियो की लेंथ बढ़ गई, तो सारी चीजें एक थोड़ी ना है, सर में दर्द करते हो कई बार तो। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन के बारे में बात की गई, यहाँ पर डिटेल में समझा, एनजीटी के बारे में कुछ बातें समझी, ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस क्या होता है वो समझा हम लोगों ने। रिपोर्ट काफी प्यारी थी यहाँ पर, ये डिटेल में समझी, क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब इससे, और आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, तो बहुत प्यारी रिपोर्ट है, याद रखना 140 रैंक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जाना, पॉलिटी में हम लोगों ने समझा यहाँ पर इंडियन लॉ और इन भाई साहब के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, वो भी चीजें हम लोगों ने देखी। अवार्ड में हम लोगों ने रजनीकांत साहब को अवार्ड दिलाई दिया, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं रह गई है। तो ये कुछ बातें थी, और बाकी टकटकी लगाकर आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन के आंसर दे दो, जो कि आप लोगों ने पहले भी देख लिए थे, तो बताइए इनके आंसर क्या क्या है, ठीक है। तो बताइएगा इनके आंसर, वैसे भी वीडियो फिर लंबी हो रही है, फिर आप लोग बोलोगे कि सर वही बात हो गई, तो आंसर दीजिए चलिए इनके, ठीक है। हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। रिवीजन यहाँ पर क्या है, 3 तारीख का है, क्योंकि संडे में आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को क्विज नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है हमारी कंट्री में कि म्यांमार से आए हुए रिफ्यूजी को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत एम्प्लॉयमेंट देने की बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की एनसेलेडस के बारे में। तो ये सैटर्न का एक मून है, जिसे पृथ्वी का चांद है, ठीक है। तो ये नासा के द्वारा किसके साथ में मिलकर यहाँ पर इसकी स्टडी करने की बात की जा रही है, इटली की भी स्पेस एजेंसी है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर भगोरिया फेस्टिवल के बारे में बात की, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर हम भी सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा लगा जानकर। तो मध्य प्रदेश और एक और राज्य है, उसका नाम बताना है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रोरोगेशन है यहाँ पर उसको टर्मिनेट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और अगर यहाँ पर प्रोरोगेशन है तो फिर ऑर्डिनेंस लाते हैं प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत। बिहार के द्वारा बिहार मिलिट्री पुलिस को बिहार स्पेशल आर्म फोर्स का नाम दिया गया, किसके पैटर्न पर यह काम करेगी, हमारी कंट्री में सेंट्रल एक फोर्स है उसके पैटर्न में। एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हार्ट ऑफ एशिया समिट को अटेंड किया गया, कौन से नंबर की थी यहाँ पर, तजाकिस्तान में देखने को मिली। इसको हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल पीस प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ये 2011 में स्टार्ट किया गया था, कहां पर ये बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे साहब है यहाँ पर, इनके द्वारा यूनिफॉर्म कोड लाने की बात की गई, किस राज्य के बेस पर ये बताना है। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो ये हिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, जान लेते हैं। मिजोरम ने बोला यार जो भी म्यांमार से आ रहा है ना उनको कम से कम जॉब दे दो, थोड़ा बहुत रह लेंगे क्योंकि वहां पर उनको मारा जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से इंसानियत वाली बात बोली। यहां बात की जा रही है यहाँ पर इनसेल्डियस के बारे में, तो ये सैटर्न्स का मून है और यहाँ पर ये नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली मिलकर इसके बारे में ये बेसिकली पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भगोरिया जो बेसिकली यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिकल 85 में यहाँ पर टर्मिनेटेड किया जाता है कोई सेशन अगर चल रहा है प्रोरोगेशन। इसी के साथ में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 123 आर्टिकल यहाँ पर जिसके तहत ऑर्डिनेंस आता है। बिहार में यहाँ पर बिहार मिलिट्री पुलिस को यहाँ पर बिहार स्पेशल आर्म फोर्स का नाम दिया गया और ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स सीआईएसएफ के बेस पर काम करेगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर 9th हार्ट एशिया समिट आप लोगों को देखने को मिली। देखिए ये नाम भी है यहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल, तो इस्तांबुल यानी कि तुर्की, यानी कि यहां से स्टार्ट किया गया था 2011 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है शादी विवाह के मामलों में, ठीक है। यहां पर 144 आर्टिकल है, 144 नहीं बोली 44, तो याद रखिएगा आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी है 44, तो बात हो गई, सीधा रटने वाली कोई बात ही नहीं है, याद रह जाएगा आराम से। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइएगा जरूर। इस वीडियो के नीचे एक यादगार प्यारा सा अपना सजेशन देकर जरूर जाएगा कि अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। वीडियो को 1 सेकंड लगेगी, आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोग किसी वीडियो को लाइक करते हैं उसके नीचे कमेंट करते हैं, उससे वीडियो यूट्यूब ये मानता है कि ये वीडियो काफी अच्छी है, तो दूसरों को भी उसको दिखाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, या फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को जो भी आप लोग को सुटेबल लगे। हालांकि कई सारे बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर शेयर करते हैं क्योंकि वहां पर पूरा डेटा आ जाता है कि कितनों के द्वारा शेयर की गई है, ठीक है। जो यूट्यूब का जो बेसिकली जो चार्ट दिखता है उसमें सारी चीजें दिख जाती हैं, तो कई सारे बच्चे रेगुलर शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। और देख लेना वीडियो यार बना रखी है, इतनी मेहनत कर दुख होता है इस तरीके से, इतनी मेहनत फिर ऐसा लगता है कि फालतू ही बन गई, ठीक है। तो यही बात बोलनी थी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।